द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में मैं आपसे बहुत पहले से कह रहा हूं, जब घोर मंदी की संभावनाएं थी, यानी आप समझिए कि तूफान आ रहा था बाजार में मंदी की संभावनाओं का, गिर रहा था बाजार। जब भी मैंने कहा था कि बाजार में कोई लंबे समय मंदी आ सकने की संभावनाएं नगण्य हैं, मतलब मामूली हैं। हो कुछ भी सकता है, देखिए शेयर बाजार है, लेकिन मार्केट है जो किसी इंडिविजुअल शेयर में तो कुछ भी हो सकता है, उसको कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मार्केट एज होल में तो बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है। टाइम भी थोड़े बहुत टाइम तोड़ सकता है कोई भी, बाजार को भी, पूरे बाजार को भी। कुछ ऑपरेटर्स, कुछ सिंडिकेट मिलके थोड़े बहुत टाइम तक अपना मतलब कर सकते हैं, बाकी लंबे टाइम तक बाजार को तोड़े रखना, अगर बाजार में दम है, इकोनॉमी में दम है, इंडस्ट्री में दम है, ट्रेड एंड कॉमर्स सही चल रहा है, देश का इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स आर डूइंग वेल, आर फेवरेबल, तो उस हालत में बाजार को लंबे समय तक तोड़े रखना संभव नहीं है। ट्रंप साहब के आज का हमारा विषय होगा, ट्रंप साहब की घोषणाओं के कारण जो बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में जो अस्थिरता की संभावनाएं व्यक्त की गई थी और बाजार के टूट जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी, क्या उनका प्रभाव समाप्त हो गया है या अभी और है प्रभाव? तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ट्रंप साहब ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किया और उनके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने अपने जो ज्वाइनिंग स्पीच था उसमें भी स्पीच दे डाली थी कि हम ये लगाएंगे अमेरिका फर्स्ट और हम चाइना के ऊपर वो लगाएंगे, और उन्होंने घोषणा कर भी थी मैक्सिको पे की, कनाडा पे की, 25% की ड्यूटी लगाई थी और चाइना पर 10% की ड्यूटी लगाई जो अभी तक मौजूद है। मैक्सिको की और कनाडा की खारिज कर दी उन्होंने, पोस्टपोन कर दी 1 महीने के लिए, कुछ शर्तों के साथ। भाई अगर आप इन शर्तों की कंप्लायंस कर देते हो तो हम आप पर से ड्यूटी वेव कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो हमसे जितनी ड्यूटी जो लेगा, जितना हमसे चार्ज करेगा, हम उससे भी उतना ही चार्ज करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। तो वक्त गया, बस समय निकल रहा है। मोदी जी की अमेरिका की यात्रा भी हो गई है पूर्ण, और उसमें जो कंक्लूजन रहा था ये था कि दोनों देशों के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठ करके सन 2030 तक $500 बिलियन का रेसिप्रोकल ट्रेड एक्सचेंज डिसाइड करेंगे। कैसे कैसे करना, किस किस आइटम में करना, क्या करना, कब कब करना, लेकिन वो 2030 तक की थी बात। अब एक नई बात सामने और आई है कल, और ट्रंप साहब ने उससे पहले मोदी जी से बातचीत करने के पहले एक कमेटी का गठन भी कर दिया था जो कि ट्रेड एंड टैरिफ के बारे में, जो टैरिफ वार चला रहे हैं ट्रंप साहब, उसके बारे में ये तय करेगी कि किन किन आइटम्स पर किस किस देश पर कितनी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। तो ये तो कोई संभव नहीं है कि वो ट्रंप साहब लेकर के दुनिया के देशों पर कोई एहसान कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिन चीजों का उत्पादन अमेरिका में हो रहा है वही चीजें वो और दूसरे, पर्याप्त उत्पादन है, पर्याप्त उपलब्धता है अमेरिका में, विद इन अमेरिका, अमेरिकन प्रोडक्ट से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अवेलेबिलिटी है, उसके बावजूद भी औरों से ले रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो मेहरबानी कोई कर नहीं रहे। वो वही चीजें ले रहे हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, वो अमेरिका में नहीं बनती है। तो अगर वो ड्यूटी लगाते हैं तो वहां की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, महंगाई आएगी, ब्याज की रेटें कम करना संभव नहीं होगा, अमेरिकन ट्रेजरी में प्रेशर पड़ेगा। मतलब जो ब्याज का बोझ है, अगर ब्याज नहीं घटता है तो सबसे बड़ी सफरर अमेरिकन ट्रेजरी है, मतलब उनको बॉन्ड्स पर ब्याज देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने बहुत ज्यादा बोरोविंग्स ले रखी है और वहां के फेडरल बैंक से। तो अब जो नई बात आई है कल शाम को, मतलब आप देखिए कि टैरिफ बढ़ाने से, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से
दूसरे देश परेशान जितने होंगे उससे ज्यादा अमेरिका भी होगा। तो अगर आप जिन आइटम्स को बनाते हो वो आइटम पर टैरिफ लगा दो, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उत्पादन आपके यहाँ होता ही नहीं है और फिर उसको भी आप इंपोर्ट करने पर कोई समझदारी का निर्णय नहीं है कि साहब हम तो महंगा खरीदेंगे, ये मतलब है पैसा आपको देना पड़ेगा ना भाई। आप बढ़ाते होते जब तो आप चेप देते, उस पर ठोक देते, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत बात। तो खैर उस पर चलो लगा भी दे, किसी आदमी पे कोई सवार हो जाए, कोई ध्रुव सवार हो जाए, लगा दे, कोई बात नहीं, पावर है अगले के हाथ में। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि दवाओं पर, अब जो कल शाम को बात आई है कि साहब वो दवाओं पर भी लगाएंगे, ऑटोमोबाइल पर भी लगाएंगे, 25% ड्यूटी लगाएंगे, इट मीन्स कम से कम 35% दवाएं अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। और इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन टू यूएस। 3 लाख करोड़ रुपए साल की दवाएं भारत अमेरिका एक्सपोर्ट करता है और भारत की दवाओं की बदौलत ही वहां के नागरिकों को दवाएं सस्ती मिल रही है, अदरवाइज तो दवाई बहुत महंगी हो जाएगी अमेरिका में। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम है उनकी, क्या वो उसको फेस कर पाएंगे? क्या सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा नहीं होगा वहां? इन सब अब वो 2 अप्रैल से कह रहे हैं, 2 अप्रैल से लगाएंगे, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लगाई नहीं है, सोच रहे हैं। तो ये कोई पॉसिबल नहीं है। मतलब आज अमेरिका का फार्मास्यूटिकल का कंजम्पशन मैं समझता हूं 7-8 लाख करोड़ रुपए साल से ज्यादा नहीं है। जो कुछ तो दवाएं वहां की बनी हुई होती हैं, मामूली सी चाइना से जाती हैं और कुछ यूरोप वगैरह से जाती हैं। तो क्या अमेरिका अफोर्ड कर पाएगा? क्या इतनी दवाओं का उत्पादन अमेरिका बढ़ा पाएगा इतने से शॉर्ट पीरियड में, महीने 2 महीने में ही? इतने बड़े एस्टेब्लिशमेंट को जो 3 लाख करोड़ की दवाएं बना सके और सस्ती कीमत पे बना सके, उसको एस्टेब्लिश करने में दे नीड एटलीस्ट 4 to 5 years। कम लोग ओसान ही नहीं बंधेगा कि क्या बनानी, कैसे बनानी, कितनी बनानी और कौन बनाए, कौन जिम्मेदारी लेवे। तो ये सब संभव नहीं लगता है। अगर हुआ तो भी थोड़े टाइम ठहरेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़े आज फार्मा सेक्टर के जो फार्मा का इंडेक्स था वो करीब 4% टूट गया था, 2.5% टूटा था, सॉरी 2.5% टूटा था, जो अब 1% माइनस पे है वीडियो बनाने तक। नाउ दिस इज 11 AM। तो वीडियो बनाने तक वो 1% या 0.84% ही रह गया था माइनस। तो चूंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर को फार्मास्यूटिकल से जुड़े लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द इंडियन मेडिसिन। वैसे ही शॉर्टेज है जेनरिक दवाओं की। और आज भी यूएसएफडीए ने जो लिबरल एटीट्यूड अडॉप्ट किया कोरोना, सिंस कोरोना टू टिल डेट की दवाओं को अप्रूव कर देते हैं, कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाते हैं। वो इंडियंस की रिसर्च, मतलब जो इंस्पेक्शन करते हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्शन पाए जाते हैं, उनको थोड़ी बहुत कंप्लायंस के बाद में जो जवाब जाता है इन कंपनियों का वेव कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि नई खरीदारी, नई कमिटमेंट अभी आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नहीं करने चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, मेरी कोई फर्म एडवाइस कहीं भी नहीं है। मतलब मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। अब आज कल क्या होगा, जो वट एवर न्यूज आई हैव रिसीव्ड, आई एम इंटरप्रेटिंग। अनदर थिंग कि दूसरा आइटम है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल पर भी वो कहते हैं कि हम 25% की ड्यूटी लगाएंगे। तो इंडिया कोई ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट नहीं करता है अमेरिका। केवल मात्र चर्चा चल रही थी टीवी पे, साहब जेएलआर एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। जेएलआर एक्सपोर्ट नहीं करती, जेएलआर का प्लांट है अमेरिका में, न्यू जर्सी में अमेरिका का प्लांट है। मनहट्टन न्यू जर्सी में अमेरिका के अंदर जेएलआर का प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो इसलिए टाटा मोटर को कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। दूसरी बात है कि टेस्ला के अगर प्लांट इंडिया में लगते हैं, टेस्ला एक्सपोर्ट करता है इंडिया को गाड़ियां, तो भी टाटा मोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है कि टेस्ला की गाड़ियां, कारें सस्ती नहीं है। 40 लाख रुपए से कम कीमत की कोई भी कार टेस्ला की नहीं।
तो टाटा का मोटर शेयर नहीं छीन सकता, क्योंकि टाटा की कोई भी कार 35 लाख से ऊपर नहीं है। तो ऐसी सूरत में देयर इज नो डेंजर टू द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सो फार। ये खाली अफवाहों के आधार पर बाजार को तोड़ देते हैं, ये ऑपरेटर्स का काम है। बाकी आप समझें, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय लें, अपने से मेरे विचारों के संदर्भ में लें। बाकी उसमें भी मैं समझता हूं कोई खतरे वाली बात नहीं। और तीसरी बात ये करते हैं कि टेक्सटाइल, भारत से अमेरिका को 2 लाख करोड़ का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। तो इस टेक्सटाइल के ऊपर अभी तक कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, या ध्यान नहीं आया क्या है, वरना वो ये कह सकते हैं कि मैं टेक्सटाइल पे भी ड्यूटी ठोकूंगा। मतलब तो इंडिया से 2 लाख करोड़ का एक गारमेंट है, फैब्रिक्स है, यार्न है, जो भी है, ये 2 लाख करोड़ के इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए। तो अमेरिका इसको भी मिस नहीं कर सकता। इंडिया के गुड्स के बैन करके अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड। देयर विल बी ए बिग शॉर्टेज ऑफ टेक्सटाइल एंड रेडी गारमेंट रेडीमेड्स। बेडशीट्स हैं, चाइल्ड वियर है, जेंट्स वियर है, लेडीज वियर है। ए नंबर ऑफ आइटम्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड बाय several garment manufacturers and textile manufacturers of this country। और ये जो डेनिम क्लॉथ है ये भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो 2 लाख करोड़ का माल है आखिरकार, थोड़ी कोई आसान है। तो वो भी संभव मुझे नहीं लगता, अभी तक कोई जिक्र भी नहीं है और वो भी नहीं। और तीसरा आइटम आता है कि उन्होंने जो स्टील और एल्यूमिनियम पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, उसमें ये कहते हैं कि ब्लेड से लेकर बुलडोजर तक हम ये ड्यूटी इंपोज कर रहे हैं। इंडिया का कोई एल्यूमिनियम में या कोई स्टील में ऐसा कोई खास एक्सपोर्ट नहीं है। वहां पर एक $3 बिलियन का एक्सपोर्ट स्टील आइटम्स का होता है, $1-8 का एल्यूमिनियम का होता है। उससे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना, और ये संभव भी नहीं है। अच्छा, महंगा लेना पड़ेगा, महंगा खुद नहीं किया, महंगा लेना पड़ेगा, उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां कोई प्लांट नहीं है। भाई वो ले तो जब ही रहे थे ना, जब उनको जरूरत थी, उनके यहाँ उत्पादन नहीं होता। वरना ऐसा कौन सा कंट्री होगा कि साहब खुद के कारखानों को बंद करके लोगों का माल खरीदेगा? ऐसा तो कोई संभव नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये बचता है, तो कुल मिलाकर के जिन आइटम्स में, जिन सेक्टर्स की मैंने बात की है, 50,000 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम और स्टील मान लीजिए, 35,000 करोड़ मान, 2 लाख करोड़ का गारमेंट है, 3 लाख करोड़ रुपए की फार्मा है। तो कुल मिला के 50,000 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का माल और मान लीजिए, तो 6-7 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट अगर बैन कर भी देता है अमेरिका इंडिया का, और उस पर हम 1 लाख करोड़ रुपया साल तो कमाते भी थे, नेट प्रॉफिट कमाते भी नहीं थे, 1 लाख करोड़ रुपया साल मान लो कमाते थे। 6 लाख करोड़ रुपए, 15% का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है भी नहीं, 10% ही मानिए आप। तो 60-70 हजार करोड़ रुपया अगर हम कमा भी लेते थे अमेरिका से, और वो नहीं भी कमाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? इतनी तो इंडिया में भी ग्रोथ आ रही है भाई। तो इससे कोई, मैं समझता हूं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रहा सवाल आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर के अंदर पहले उन्होंने बैन किया भी था। H1 वीजा पर की सैलरी पर जो काम कर रहे थे लोग, उनकी सैलरी मिनिमम उन्होंने $1,60,000 पर ईयर कर दी थी, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे कर दिया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं। इट इज ए अनड्यू प्रेशर, अनड्यू रूमर्स, अनड्यू एनालिसिस, रॉन्ग एनालिसिस है ये सब। मैं बहुत साफ कहता हूँ, चेप काफी वाली बात नहीं कहता हूँ, मेरी आदत। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मुझे नहीं लगता है कि, और जो अमेरिकन टेरर फैला करके जो बाजार को तोड़ने का प्रयास किया गया था, वो बाजार इसलिए नहीं टूटा था। वो इसलिए टूटा था कि सेकंड क्वार्टर के परिणाम खराब आए, फर्स्ट क्वार्टर के परिणाम खाए। उस रेफरेंस में धीरे धीरे ऑपरेटर्स ने अपना माल बेचा, कुछ मैनेजमेंट्स ने भी अपना माल बेचा, और अब उनको चूंकि कवर करना था और करना है, अभी पूरा नहीं हो पाया है, तो धीरे धीरे वो माल को पी जाएंगे। इन्वेस्टर को डरा के, उनको भयभीत करके कि साहब और गिरेगा, चलो जो मिल रहा है सो ले लो, वो पोजीशन ला करके, अरे मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि यही पोजीशन है
बाजार में कोई लंबी मंदी नहीं है दोस्तों। कारण क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी इज वेरी डायनामिक। अब कुछ मुझे कहते हैं साहब मोदी जी का नाम मत लो। अरे भाई मैं मोदी जी का कहाँ नाम ले रहा हूं यार, है मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलवेज मेंटेन्ड, रन और डिमिनिश ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी खराब है तो खराब हो जाएगी, अच्छी है तो अच्छा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी डायनेमिक है, देयर इज नो पॉलिसी पैरालिसिस। जैसे ही डाउनफॉल देखा गवर्नमेंट ने तुरंत इसमें इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर दिया। आरबीआई ने बाजार की बहुत बड़ी मदद की है और बाजार इज कमिंग इन ए हेल्दी पोजीशन। थर्ड क्वार्टर की परिणाम सही आए, 14% की प्रॉफिट ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। केवल मात्र ये जो स्मॉल कैप सेक्टर है इसमें -5% प्रॉफिट आया है। और उसमें भी ये थोड़ी सारे कोई घट गया प्रॉफिट, सारे मतलब उसका कुछ का घटा है कुछ का बढ़ा है। सारा स्मॉल कैप बेकार हो गया ऐसा नहीं। स्मॉल कैप वो जर्सी गाय है जो चारा कम खाती है दूध ज्यादा देती है, लागत कम आती है प्रॉफिट ज्यादा आता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमको नॉलेज होनी चाहिए सिलेक्शन की। हमारे पास में सिलेक्शन का एक बहुत परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम के लिए मैं बहुत बता चुका हूं आप लोगों को, बड़ी मेहनत कर चुका हूं मैं और मैं करता रहूंगा, बताता रहूंगा। आई विल लेट यू नो, आई विल हेल्प यू इन फुल पॉसिबल मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो पोजीशन ये है, घबराए नहीं आप। कोई ट्रम्प साहब से कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनको भी देश चलाना है, लोगों की सेवा के लिए आए हैं। वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपोजिशन पार्टीज भी हैं, कोर्ट्स भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी से बातचीत हो गई है, मैं समझता हूँ कोई टेरर वाली बात नहीं है। और आज अगर टेरर होता तो इन दो घोषणाओं के कारण वो जो दो खबरें आई है कि ये फार्मा पर और ऑटो पर, ये बाजार आज के नहीं टूटा जी मार। उस दिन स्टील और एल्यूमिनियम से तो काफी टूट गया, जो कि एक्सपोर्ट करते ही नहीं हम। और हम मेडी फार्मा का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, 3 लाख करोड़ का, तो बाजार नहीं टूटा। फार्मा भी तोड़ा शुरू में, वो भी कवर कर गया, तो आज क्यों नहीं टूटा? तो ये खाली अफवाहें फैला के बाजार के अंदर पैनिक फैलाने वाली बातें थी। इससे घबराइए मत। और एटलीस्ट आप इतना तो कर ही लें, जो अच्छे शेयर पड़े हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, उनको आप ना बेचें, होल्ड करें। हिम्मत का खेल है शेयर बाजार, बुरा समय निकल जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ ऑपरेटर्स ने अगर हमला कर दिया बाजार पे, डजंट मीन आप अपना बढ़िया बढ़िया शेयरों को बेच दें, उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर बेचारा सख्ते में क्यों आता है? इसीलिए तो आता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज चर्चा काफी हो गई है और मेरा मतलब ये सावधान रहें, आप डरे नहीं, कोई डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।